अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरर्स शुरू किए हुए हैं हमने। ये एक आपकी बुक की एग्जांपल एग्जांपल 31। इसमें सस्पेंस और जो नॉर्मल एंट्रीज हैं इनको मिक्स करके कुछ एंट्रीज दी हुई हैं। हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी एरर्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो बताया हुआ है। पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ द ईस्टर्न प्रोडक्ट शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ ₹6264 एज एट June 30th 2013। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है वो 6264 से कम नजर आ रही है, यानी इतना डिफरेंस है। मैंने दूसरे लफ्जों में आपको बताया हुआ है कि जो सस्पेंस का बैलेंस है वो 6264 क्रेडिट है। जो साइड जितने से कम होती है वही उसका बैलेंस होती है। क्रेडिट साइड इतने से कम है तो क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस का। इतने से अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट साइड होती, तो फिर ये डेबिट बैलेंस होता। फिर कहते हैं सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज देन कैलकुलेटेड एट 956180। कहते हैं जी फिर आपने ये गलतियां होने से पहले जाहिर है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी होगी, तो इनकम स्टेटमेंट बनाया तो उसका नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ वो इतना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, विच ऑफ कोर्स इज रॉन्ग कैलकुलेशन। तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा जी। कहते हैं जी ये जो डिफरेंस आया है प्रॉफिट से पहले और ये जो डिफरेंस आपको ट्रायल बैलेंस का नजर आ रहा है सस्पेंस का, ये इन एरर्स की वजह से आया है। प्रॉफिट गलत आया है और सस्पेंस का बैलेंस आया है इन एरर्स की वजह से। ये एरर्स कौन कौन सी हैं, वन बाय वन ये एरर्स देख लेते हैं और इसको साथ साथ ठीक भी करते जाते हैं। देखते हैं कि जिसमें सस्पेंस बनना होगा उसको सस्पेंस बनाते जाएंगे, जिसमें सस्पेंस नहीं बनना होगा उसको छोड़ देंगे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ले। कहते हैं जनरल एंट्रीज पास करें और कैलकुलेट करें नेट प्रॉफिट जो है उसकी रिकैलकुलेशन करें। सस्पेंस अकाउंट उसने कहा नहीं, लेकिन हम सस्पेंस अकाउंट भी कोशिश करेंगे बना देती। ठीक हो गया जी, अगर हमारे पास टाइम बचा तो। देख लेते हैं सबसे पहली एरर्स। अच्छा, वन बाय वन एरर पढ़ते जाते हैं। पहले मैं उसकी ओरिजिनल एंट्री करूंगा कि एंट्री होनी क्या चाहिए थी, फिर रॉन्ग एंट्री कि हो क्या गई, और फिर इसको करेक्ट भी कर देंगे। वही जो हमारा नॉर्मल जो इसका तरीका है इसको ठीक करने का। सबसे पहले एरर 1, an invoice of ₹3700 was debited to purchase। एक बात याद रखें, जब भी आपको एरर्स में इनवाइस का वर्ड नजर आए तो इनवाइस या क्रेडिट सेल होती है या क्रेडिट परचेज होती है, जिसके साथ भी वो अटैच हो जाए। अगर परचेज का जिक्र है तो फिर इसका मतलब है ये क्रेडिट परचेजेस। इसकी एंट्री आपने जो ओरिजिनल एंट्री करनी होती है वो क्रेडिट परचेजेस की करनी है। ठीक हो गया जी। कहते जी an invoice of ₹3700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory। देखें, आप परचेज हमेशा तब करते हैं जब वो चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर वो आपको मिली नहीं तो वो आपसे परचेज नहीं करती। फॉर एग्जांपल, आपने मटेरियल इन्वेंट्री खरीदनी थी, आपने पैसे दे दिए, लेकिन वो आपको मिली ही नहीं इन्वेंट्री। ठीक हो गया। तो या आपने किसी से कहा हुआ था कि आप मुझे इतनी चीजें भेज दें। फॉर एग्जांपल, आपने लकड़ी खरीदनी थी फर्नीचर बनाने के लिए, तो आपने उसे कहा यार ये 3700 रुपए की लकड़ी मुझे भेज देना, मैं पैसे आपको भेज दूंगा। उसने क्या किया, उसने इनवाइस भेज दिया आपको। इनवाइस भेज दी 3700 रुपए की कि हम आपको 3700 रुपए की लकड़ी भेज देंगे। आपने क्या किया, उसको परचेज लिख लिया, लेकिन लकड़ी आई ही नहीं। लकड़ी आई नहीं। जब लकड़ी आई ही नहीं आपके पास, इसका मतलब है परचेजेस नहीं हुई। परचेजेस हमेशा तब रिकॉर्ड होती हैं जब चीजें रिसीव हो जाती हैं। कहते हैं आपने परचेज रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आपको जो चीजें मिली वो ईयर एंड के बाद मिली। इसका मतलब है वो अगले साल रिकॉर्ड होंगी। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो आपने किया क्या, ओरिजिनली एंट्री इसकी कोई नहीं होनी चाहिए थी। आपने इसकी एंट्री कर दी, ओरिजिनल एंट्री इसकी नहीं होनी चाहिए थी, उसने कर दी। कौन सी वाली, उसने परचेजेस डेबिट कर दी और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट कर दी। ठीक हो गया जी। कितने से जी, 3700, 3700। ये हुई जी गलती आपसे, एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, उसने कर दी।
अब आप क्या करें जी, अब जो नहीं होनी चाहिए इसे रिवर्स कर दें। इसका मतलब है अब अकाउंट से पेएबल को डेबिट कर देते हैं और परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं, तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। ठीक हो गया जी, लो जी, दैट्स इट। हमने सिंपली क्या किया, परचेजेस को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया और पेएबल को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, तो ये एंट्री हमारी 0 होगी। हम भी यही चाहते थे कि ये एंट्री ना हो, इसकी ये एंट्री हो जाएगी। वैसे इसकी एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से भी होती है, सप्लायर्स के परचेज की जगह सप्लायर भी लिख लेते हैं, तो वो एंट्री आपको बुक में शायद इस तरह से भी नजर आए, लेकिन इसकी एंट्री ये भी की जा सकती है। राइट जी, तो हमने एंट्री क्या करनी थी, परचेजेस नहीं करनी थी, कर दी थी, अब उसे रिवर्स कर दिया जी। इसमें सस्पेंस का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये एंट्री गलत हो गई थी, इसकी डेबिट भी अवेलेबल थी और क्रेडिट भी अवेलेबल थी, दोनों को हमने रिवर्स कर दिया। दूसरा, store equipment costing rupees 8100 and having a book value of 3600 was sold for 2500. Cash was debited and store equipment was credited. No other entries were made. कहते जी आपने एक स्टोर इक्विपमेंट बेचा जिसकी कॉस्ट 8100 थी और उसकी बुक वैल्यू 3600 थी, यानी दूसरे लफ्जों में 3600 वाला एक इक्विपमेंट आपने 2500 रुपए का बेच दिया जिसकी कॉस्ट 8100 रुपए थी। और कहता है आपने इसकी एंट्री, जाहिर है जब इक्विपमेंट बिकता है या नॉन करंट एसेट बिकता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, कैश डेबिट, हम उसकी पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुरानी खत्म करते हैं, एसेट भी खत्म करते हैं, गेन लॉस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसने सिंपली सिर्फ एंट्री कर दी कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। ये उसने कहा जी, उसने कहा जी आपने एक स्टोर इक्विपमेंट बेचा और उसने एंट्री क्या कर दी, कैश वाज डेबिटेड एंड स्टोर इक्विपमेंट वाज क्रेडिटेड। तो मैं इस एंट्री को भी आपको करके दिखाता हूँ जी। देखिए जी, वो कहते हैं जी एंट्री ओरिजिनली होनी चाहिए थी कैश डेबिट होता और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती, फिर जो स्टोर इक्विपमेंट था वो क्रेडिट होता और गेन या लॉस जो था वो भी रिकॉर्ड होता। अभी गेन या लॉस मैं नहीं लिख रहा, देख लेते हैं गेन या लॉस क्या हुआ। इसकी एंट्री देखें जी, कहाँ गया जी, वो हमारे पास एंट्री नंबर 2 थी, ये देखें। जो स्टोर इक्विपमेंट है वो कितना लिखना जी हमने, वो है 8100 का। यही एंट्री करते हैं ना जी, अगर आपको याद हो हमने जब नॉन करंट एसेट पढ़ा था डिस्पोजल, तो सबसे पहले एसेट को कॉस्ट पर खत्म करते हैं, उसकी अब तक की सारी डिप्रिसिएशन खत्म करते हैं। डिप्रिसिएशन कितनी है जी, वो यहाँ से निकल सकती है। देखिए 8100 की कॉस्ट है, 3600 की बुक वैल्यू, इन दोनों को जो डिफरेंस होगा वो 4500 है। 4500 ये इसकी क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन थी। कैश कितना है वो भी मेरे पास है जी 2500 का। तो लो जी, हमें लॉस दरअसल हो गया जी कितना, 1100 रुपए का। ये कैसे पता चला जी, ये देखें, ये पता चल गया। जो 2500 वाला एसेट था, वो सॉरी 3600 वाला एसेट कितने का बिका, 2500 का। तो ये इसका मतलब है हमें एक लॉस हुआ था, तो लॉस भी रिकॉर्ड हमने कर लिया। तो जो एसेट बिका था उसका हमने क्या करना होता है जी, सबसे पहले एसेट को कॉस्ट पर खत्म करना होता है, कर दिया। उसकी पुरानी सारी डेप्रिसिएशन खत्म करनी होती है, कर दी, डेबिट कर दिया। जो कैश मिला वो भी लिख दिया, और जो डिफरेंस होता है दोनों डेबिट और क्रेडिट का वो लॉस में मैंने लिख दिया, लॉस लिख दिया जी मैंने। अच्छा, होनी चाहिए थी ये एंट्री, उसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, कहता उसने सिर्फ एंट्री कर दी जी कैश डेबिट कर दिया और स्टोर इक्विपमेंट क्रेडिट कर दिया जी। ये काम किया जी उसने, कितने से, जहरा जितने से हुआ जी 2500, 2500 उसने ये वाली एंट्री कर दी। होनी कौन सी एंट्री चाहिए थी, ये वाली, उसने कौन सी एंट्री कर दी, कैश डेबिट स्टोर इक्विपमेंट क्रेडिट। लो जी, अब जो इसकी एंट्री है वो सिंपली देखें जी, सबसे पहले यहां से शुरू होते थे। लॉस को डेबिट होना चाहिए था जी, नहीं हुआ। सबसे पहले तो लॉस को डेबिट करें जी, कितने से जी, 1100 रुपए से। फिर देखिए, कैश को डेबिट होना चाहिए था 2500 रुपए से, हो गया जी, इसका मतलब है ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइटम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट होना चाहिए था 4500 से, नहीं हुआ, उसे भी करें जी।
क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 4500, ये भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, स्टोर इक्विपमेंट को क्रेडिट होना चाहिए था 8100 रुपए से, हुआ है स्टोर इक्विपमेंट क्रेडिट लेकिन 2500 से। इसका मतलब है स्टोर इक्विपमेंट जो है वो भी कितने से, जो दोनों का डिफरेंस है 2500 से हुआ है, लेकिन होना चाहिए था कितने से, 8100। तो इसका मतलब है 5600 रुपए से इसे भी आपको क्रेडिट करना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो लो जी हमारी एंट्री देखें, डेबिट में भी 5600 और क्रेडिट में भी 5600। वंस अगेन सस्पेंस नहीं बनेगा क्योंकि दोनों तरफ एंट्री सेम हो गई। लो जी, तो मैंने ये भी एंट्री कंप्लीट कर दीजिए आपके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, एंट्री नंबर 3। A check of rupees 1850 received from a customer was dishonored on June 25th, 2013, but no entry was made in the books. Cash thereagainst was received after the year end. कहते जी आपका एक चेक डिसऑनर हुआ था, आपने उसे की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, 1850 रुपए तो कर देते हैं। डिसऑनर चेक की एंट्री क्या होती है जी, डिसऑनर चेक की एंट्री होनी चाहिए थी, देखें डिसऑनर चेक की एंट्री होती है, आपको चेक मिला था तो आपने क्या एंट्री कर ली थी, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब किसी से कस्टमर से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर की सिंपल एंट्री करते हैं ना, बैंक डेबिट या कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर ये डिसऑनर हो जाए तो इसका मतलब इस एंट्री को उल्ट कर देते हैं। तो डिसऑनर चेक की एंट्री जब भी आपको नजर है अक्सर ये आ जाती है, तो ये याद कर लें अभी, बैंक डेबिट होगा, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल को दोबारा से हम बहाल कर लेंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होनी चाहिए थी ये 1850 रुपए की, 1850 रुपए की, राइट जी। कहते जी उसने एंट्री नहीं की, नो एंट्री वॉज मेड। तो सिंपली ये तो सादा सी एंट्री है जी, इसको हम एंट्री पास कर देते हैं। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ये एंट्री हो जानी चाहिए थी, आपने ये एंट्री कर दी जी, राइट जी। लो जी, इसको भी हमने क्लोज कर दिया, ये सादा एंट्री थी। कहता जी डिसऑनर चेक की एक एंट्री, चेक डिसऑनर हुआ था, हमने उसकी एंट्री नहीं की। चेक डिसऑनर की एंट्री ये होती है, जब चेक मिलता है तो एंट्री करते हैं बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और जब डिसऑनर होगा तो उसको उल्ट कर दे, रिसीवेबल को वापस बहाल कर लें और बैंक को क्रेडिट कर दें। ये एंट्री होनी चाहिए थी, हमने कर दी। नेक्स्ट जी, ट्रांजैक्शन 4 जी, A purchase of office equipment costing rupees 15,200 was entered in the purchase account। ये एंट्री हम पहले भी एक दफा कर चुके हैं कि आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था परचेजिस का, और 15,200 रुपए का आपने गलती से उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है, तो इसका मतलब है कि आपने 15,200 रुपए की जब ऑफिस इक्विपमेंट नहीं लिखा था तो जाहिर डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखी होगी। तो सबसे पहले तो आप परचेजेस को खत्म करके उसकी जगह ऑफिस इक्विपमेंट को एसेट बनाएंगे, और फिर साथ ही चूंकि डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज हुई थी तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री कर देंगे। ये मैंने बताया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री जरूर करनी है। हुआ क्या जी, ये भी देख लेते हैं जी। देखें जी, कहता है एंट्री होनी चाहिए थी, आपने एक इक्विपमेंट खरीदा था, इक्विपमेंट खरीदा या इक्विपमेंट नहीं खरीदा था या क्या है जी, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट आपने खरीदा था, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था और कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से जी, 15,200, 15,200। ठीक हो गई। कहते जी आपने गलती से ये किसमें एंटर कर दिया, परचेजेस डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया, कितने से जी, 15,200, 15,200 से जी, राइट। तो ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह की, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, आपने गलती से एंट्री क्या कर दी, परचेजेस टू कैश। इसका मतलब है, अब देखिए जी ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दें, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होगा और जिससे नहीं होना चाहिए था उसे खत्म कर दें, परचेजेस क्रेडिट 15,200
15,010, राइट जी। ये तो हम पहले भी एंट्री कर चुके। कहते हैं जी साथ ही चूंकि देखें आपने ऑफिस इक्विपमेंट लिखना था, गलती से परचेज, पूरा साल परचेज जब लिखा रहा तो जाहिर है आपने फिर इसे डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा। तो अब साथ ही डेप्रिसिएशन की भी एंट्री किया करें। ये मैंने आपको बताया था अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर जो नहीं हुई थी ऑफिस इक्विपमेंट, जो आपका डेप्रिशिएट नहीं हुआ था उसे भी डेप्रिशिएट करें। 10% पर उसने कहा है जी, तो 15,200 का जब ऑफिस इक्विपमेंट लिखा होगा तो उसका 10% कितना बनता है? 1520, 1520 उसकी डेप्रिसिएशन की भी एंट्री रिकॉर्ड कर दें। ये तो सिंपल है जी, हमने पहले भी एंट्री की हुई है। अगर कोई एसेट नहीं लिखा था, जब लिखेंगे तो सारा डेप्रिसिएशन भी उसकी रिकॉर्ड होगी। हमने डेप्रिसिएशन रेट उसने बताया हुआ था डेप्रिसिएशन का 10%। नेक्स्ट एंट्री भी देख लेते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एंट्री 5। A purchase invoice of 197 was debited to suppliers account as one rather 917। suppliers account का मतलब होता है क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पे। परचेज इनवाइस जब भी मैंने कहा इनवाइस नजर आए और परचेज हो तो इसका मतलब है इसकी एंट्री है क्रेडिट परचेजेस। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। कितने से जी? आई थिंक 197 शायद लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी, 197 ये एंट्री होनी चाहिए थी। उसने क्या किया जी, वो कहता है जी जो 197 परचेज लिखने was debited to suppliers account as 197। कहता है सप्लायर अकाउंट का मतलब है अकाउंट्स पेबल। अब ये देखें जी, आप सोच रहे होंगे कि वो कह रहा है परचेज इनवॉइस और डेबिट कह रहा है सप्लायर अकाउंट में, तो एंट्री जब की होगी तो वहां से पता चल जाएगा। देखिए कहता है जी परचेजेस टू सप्लायर या परचेजेस टू अकाउंट्स पेएबल होनी चाहिए थी एंट्री। अब देखें परचेजेस में ठीक लिखी जा चुकी, अकाउंट्स पेएबल में क्रेडिट होनी चाहिए थी। कहता है गलती से एंट्री ये हो गई कि उसने परचेजेस को भी डेबिट कर दिया और अकाउंट्स पेएबल को भी डेबिट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, दोनों में एक तो ये गलती की कि इसमें तो बिल्कुल ठीक लिख दिया 197, लेकिन इसको उसने लिख दिया 917। आई थिंक 917 ही है जी, क्या? यस 917, 917। आई होप ये आपको समझ लगी होगी जी। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट अकाउंट्स पेएबल का क्रेडिट 197 वो कहता है जी ये अकाउंट्स पेएबल में एक तो गलती ये हुई कि अकाउंट्स पेएबल में ये क्रेडिट होने की बजाय डेबिट हो गया, और दूसरी गलती ये हुई कि 197 नहीं लिखा बल्कि 917 लिख दिया। ये एंट्री हुई। अब देखेंगे, देखिए परचेजेस को डेबिट होना चाहिए था 197 थे, परचेजेस बिल्कुल ठीक 197 से डेबिट हो चुकी, क्योंकि उसने कहा सिर्फ अकाउंट्स पेएबल में वो क्रेडिट हुई और अकाउंट्स पेएबल में डेबिट हुई है, गलत। तो अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट क्योंकि ये वाला खान, ये क्या हो गया, अकाउंट्स पेएबल में डेबिट हो गया। एक तो सबसे पहले कि हम अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे, राइट, ये अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। कितने से? एक तो जो अकाउंट्स पेएबल गलत आपने ऊपर 197 लिखा, एक तो उसे वापस लेके आना, वो तो वापस आएगा क्योंकि वो गलत डेबिट हो गया था। और दूसरा जो ओरिजिनली 197 होना था वो होगा, तो दोनों को मिला लें अगर, तो 917 प्लस 197, तो ये कितना बनेगा जी, 1114। ये दरअसल कैसे बना जी, ये बना जो हमारा 197 प्लस 917 दोनों को मिलाकर हमने 197 चाहिए था ना जी, 197 प्लस 917। ये भी कुछ, राइट।
तो अकाउंट्स पेएबल जो थे ये हमने उसको ठीक किया। क्या किया जी, जो अकाउंट्स पेएबल ओरिजिनली 197 आने चाहिए थे उसे क्रेडिट किया, और जो गलत डेबिट हो गए थे उसे भी खत्म करने के लिए क्रेडिट किया। तो इसका मतलब है मुझे अकाउंट्स पेएबल अब कितने से करनी है क्रेडिट, 111 से दोनों को मिलाकर। ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल 917 आना था उसको अलग क्रेडिट कर दें, और जो गलत अकाउंट्स पेएबल हमने ऊपर लिखे थे तो उसे अलग कर दें। इस तरह से भी किया जा सकता है। अच्छा जी, लेकिन आप देखें ये तो सिर्फ किस में नजर आ रहा है जी, क्रेडिट में। मुझे डेबिट में भी तो कुछ चाहिए, डेबिट में अब कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा सस्पेंस, लिख दूंगा कितने से जी, 111 से। राइट जी, तो ये भी एंट्री हमारी खत्म हुई जी। लिखना था परचेज टू अकाउंट्स पेबल 197 लिख दिया, परचेजेस डेबिट 197 से, और अकाउंट्स पेबल को भी क्रेडिट करने की बजाय उसने कहा 917 द सप्लायर हैज बीन डेबिटेड। देख, वो जो परचेज इनवॉइस के बारे में उसने ऊपर लिखा था, परचेज इनवॉइस ऑफ 917 वाज डेबिटेड इन अकाउंट्स पेबल अकाउंट एज 917। वो कैसे पता चला जी कि ये डेबिट, ये क्रेडिट होनी चाहिए थी, गलती से डेबिट हो गई। राइट, अच्छा जी, तो उसे ठीक भी हमने कर दिया जी। फिर भी गो जी, देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है जी, अच्छा ये हो गई जी, परचेज इनवॉइस ऑफ 197 वाज डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, इसे हमने ठीक कर दिया। अब परचेज रिटर्न डे बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 650, ये तो मैंने बताया था कि ये सादा सा परचेज टर्न डे बुक का मतलब है परचेज टर्न की एंट्री। परचेज टर्न की एंट्री क्या होती है जी, अब अकाउंट्स पेबल डेबिट हुए होंगे और परचेज टर्न क्रेडिट हुई होगी। तो इसका मतलब वो कहता है जी सिर्फ परचेज रिटर्न जो है वो अंडरकास्टेड है, कम लिखी गई है, कितने से, 650 से। तो इस तरह की डे बुक की अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग आए, सिंपली सीधा यहां पर आए, क्या चीज कम हुई जी, परचेज रिटर्न कम हुई। परचेज रिटर्न डेबिट होनी थी या क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट होनी थी। तो मैं परचेज रिटर्न को क्रेडिट करता हूँ, कितने से जी, जितने से उसने बताया वो था आई थिंक 650 से। तो मैंने वो, सॉरी, 650 से, तो 650 मैंने लिख दिया। और डेबिट क्या होना चाहिए था, डेबिट में सिंपली सस्पेंस लिख दी। तो ये सबसे आसान एंट्री है, परचेज डे बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट जो भी होगी बुक। तो सिंपली परचेज टर्न डे, परचेज टर्न का एंट्री करें, हमें पता है परचेज टर्न क्रेडिट होती, परचेज टर्न अंडरकास्टेड है, उतने से मजीद इसे लिख। अगर ओवरकास्टेड हो तो इसे डेबिट करते, यानी उसको खत्म करने के लिए। तो ये चूंकि अंडरकास्टेड थी, इसका मतलब है कम लिखी हुई थी, उसे उतने से मजीद बढ़ा देती 650 की। यही होता है अगर वो परचेज डे बुक वॉज अंडरकास्ट, तो हम इसका मतलब है परचेजेस टू अकाउंट्स पेएबल एंट्री होनी थी, तो परचेजेस डेबिट करते और सस्पेंस क्रेडिट कर देते। सेल्स डे बुक होता तो सेल्स डे बुक की एंट्री क्या होनी थी, अकाउंट्स पेएबल टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट होती, अगर अंडरकास्ट है तो और लिख देते, ओवरकास्ट है तो कम करने के लिए डेबिट कर देते। तो ये तमाम डे बुक्स जो चार की चार डे बुक्स है, नॉर्मली ये चार ही अंडरकास्ट ओवरकास्ट होती हैं। इसको आपने सिंपली जिसके बारे में उसने कहा अंडरकास्ट वो लिखें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिखें। ठीक हो गया जी, परचेज टर्न था, हो चुका है जी। इसको हमने सिंपली परचेज टर्न को क्रेडिट किया, अंडरकास्टेड था उतने से बढ़ा दिया, दूसरी तरफ सस्पेंस लिखा। Transaction 7, the opening balance of the furniture account was brought forward as rupees 18,300 instead of 13,800। देखिए फर्नीचर अकाउंट ये भी हमने पढ़ा था, फर्नीचर का बैलेंस जो था लिखना, पिछले साल का जब अगले साल आया, लिखना था 13,800, लिख दिया 18,300, यानी ज्यादा लिख दिया, 4500 रुपए से ज्यादा लिख दिया। तो जब ज्यादा लिख दिया तो अब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फर्नीचर एसेट होता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसका मतलब है ये डेबिट था, अब कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। यानी अगर ओपनिंग बैलेंस कम लिखा है तो बढ़ा दें, और बड़ा बड़ा ज्यादा लिखा है तो कम कर दें। तो कहता है जी फर्नीचर, ये भी सादा सा, हमने लास्ट टाइम इसकी भी एंट्रीज की थी, आज फिर से मैं कर देता हूँ जी। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का जब अगले साल आया तो एंट्री हमने उसको फर्नीचर को उतने से डेबिट करना था, लेकिन वो ज्यादा लिख दिया, उसने ज्यादा लिख दिया। तो अब कम करने के लिए क्या करें जी, फर्नीचर को आप क्रेडिट कर दें उतने से, और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें जी।
ये नहीं, ये भी सादा एंट्री है। अगर जो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से हैं नहीं लिखे तो लिख देते फर्नीचर डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। ज्यादा लिख दिया है तो फर्नीचर को उतने से कम कर दें, सस्पेंस लिख दें। कम लिख दिया है तो फर्नीचर डेबिट कर दें, सस्पेंस क्रेडिट कर दें उतने से। लिखा ही नहीं तो फर्नीचर डेबिट कर दें, अब लिख दें और सस्पेंस क्रेडिट कर दें। ठीक होगा जी। यानी एसेट है, नॉर्मली ये डेबिट होना चाहिए। ठीक होगा जी। अगर ये नहीं लिखा तो लिख दें, डेबिट कर दें। और अगर ज्यादा लिखा है तो इसे क्रेडिट कर दें। कितने से जी? 4500 रुपए से। जितने से उसने ज्यादा लिख दिया था उतने से अब इसे आप कम कर दीजिए। ये भी सादा एंट्री है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि अगर पिछले साल से ओपनिंग बैलेंस अगले साल आने हो तो सबसे पहले तो ये देखा करें कि ये बैलेंस है कौन सा है। अगर डेबिट है तो वो डेबिट लिख दें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। वही अगर कम लिख दिया है तो बढ़ा दे, ज्यादा लिख दिया तो उतने से उसे कम करने के लिए क्रेडिट। राइट जी। here we go. Final entry. A balance of rupees 730 in the sales ledger is to be offset against a balance of 880 in the purchase ledger. ledger ये भी देखें कि ये आपको कंट्रा की एक एंट्री शायद याद होगी। कंट्रा, वो कंट्रा की, और वो कंट्रा की एंट्री है क्या, अभी देख लेते हैं जी। लो जी, कंट्रा की एंट्री थी, कंट्रा की एंट्री होती है हमने एक बंदे से पैसे लेने भी है और उसके पैसे देने भी, यानी वो हमारा पेएबल भी है और हमारा रिसीवेबल भी है। तो अगर हमने किसी से पैसे लेने भी हों और उसके पैसे देने भी हों तो हम क्या करते हैं जी। अगर वो हमारा, एक तो वो हमारा पेएबल है, इसका मतलब है पेएबल भी खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ रिसीवेबल भी खत्म होगा। तो इसकी एंट्री होती है अकाउंट्स पेएबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अगर हमने किसी से पैसे लेने भी हों तो इसका मतलब है एक तरफ तो हमारे पैसे जिसके देने थे वो खत्म हो गया और लेने भी तो थे उससे, तो रिसीवेबल भी खत्म हो गया। तो इसकी एंट्री हो जाती होती है अकाउंट्स पेएबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अगर आप इसकी मजीद डिटेल थोड़ी सी चाहती हैं तो मैं बताता हूँ। देखें, हम अगर हमने किसी से पहले से लेने होते तो हमने एंट्री करनी थी अकाउंट्स पेएबल टू कैश। ठीक हो गया जी। और अगर हमने किसी के देने होते तो हमने एंट्री क्या करनी थी, कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल। राइट जी। अब देखें, ना कैश लेना ना कैश देना, इसका मतलब है कैश तो ना डेबिट होगा ना, ये तो कट गया आपस में। पीछे बचा क्या जी, पेएबल भी खत्म हो जाएंगे और रिसीवेबल भी खत्म हो जाएंगे। तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं अकाउंट्स पेएबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री आपको ये नजर आएगी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। वैसे भी याद रखिएगा ये कंट्रा की एंट्री होती है। कहते जी एक बंदे से हमने पैसे लेने थे 830 और उसने हमें देने थे 730। तो उसको हमने सास, ये देख कहां पर गया जी, कहां पर गया, बैलेंस ऑफ रुपीज 730 इन द सेल्स लेजर। हमने 730 रुपए उससे लेने थे। ठीक हो गया जी। और उसके देने कितने हैं, 880 के। परचेज लेजर का मतलब है हमने उसके देने इतने, और सेल्स लेजर का मतलब है हमने लेने इतने हैं। तो जो लोअर अमाउंट होती है हमेशा ये कैंसिल होती है। अगर मैंने उससे लेने हैं 730 और उसके देने हैं 880, इसका मतलब है मैं ज्यादा से ज्यादा कैंसिल 730 तक कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसे कहूँगा यार मैंने तुमसे 730 लेने हैं ना और देने भी तो है तुम्हारे 880, तो खत्म। वो कहेगा भाईजान 730 तक खत्म होंगे, ऊपर वाले आपने देने, तो ऊपर वाले अभी भी रिसीवेबल में नजर आएंगे आप। तो हम सिंपली इसकी एंट्री कर देंगे कि इसकी एंट्री 730 रुपए, 730 रुपए से एंट्री होनी चाहिए थी। कहता है ये एंट्री हमने नहीं की हुई थी, अब कर देते हैं। ये लीजिए, here we go जी। राइट जी। तो सिंपली कहता है जी अकाउंट्स पेएबल, इस तरह की अक्सर वो कहता है सेटिंग ऑफ दी अकाउंट। हमने अकाउंट्स को सेट ऑफ कर दिया कि पैसे जिस उससे लेने भी थे उससे देने भी थे। तो आपने हमेशा देखने जो लोअर अमाउंट होगी वो सेट ऑफ हो सकती है, क्योंकि उतने उतने पैसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। और उसकी एंट्री लेकिन कंट्रा की यही होगी। ये अक्सर एंट्री पूछ लेता है कि हमने सेल्स लेजर और पे लेजर के साथ सेट ऑफ कर दिया,
कंट्रा था, तो उस दोनों केसेस में यही एंट्री होगी। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये हमने एंट्री कर दी जी। राइट जी, मेरा ख्याल है एंट्रीज खत्म हो गई हैं। अब देख लेते हैं जी, वो कहता है कि उसका वो भी था, ये भी तो है, इसको भी तो देख लेते हैं जी। ये हियर वी गो जी। वो कहता है जी नेट प्रॉफिट था हमारा इतना, तो बताएं नेट प्रॉफिट अब क्या होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं जी, नेट प्रॉफिट नहीं है जी, ऐसे नहीं लिख सकते। वो कहते हैं जी, खुद लिख लेते हैं 956,180 नेट प्रॉफिट। वो कहता है जी होना चाहिए था 956,180, इतना नेट प्रॉफिट है। कहता है बताएं अब गलतियां ठीक होने के बाद ये कैसा हो जाएगा। लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर करेक्शन 956,180 था, मैंने आपको बताया था जी। अब यहां से शुरू हो जाते हैं। अब आपके काम की चीज सिर्फ ये है, जो राइट एंट्रीज हुई। तो जो राइट एंट्रीज हैं इनको वन बाय वन देखें। इसका प्रॉफिट जो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स हैं, सिर्फ वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स आर द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, बाकी और कोई भी इसको इफेक्ट नहीं करेगा। यहां से शुरू हो जाए। पहली एंट्री में अकाउंट्स पेएबल, डेबिट क्रेडिट दोनों देख लीजिए आप। अकाउंट्स पेएबल नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक हो गया जी। इसलिए इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना, क्योंकि ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की आइटम। नेक्स्ट परचेज, परचेजेस क्या है जी, परचेज क्रेडिट हो रही है। इसका मतलब है परचेज क्रेडिट हो रही है, तो ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगी। 3700 रुपए एक परचेज वैसे एक्सपेंस होती है, लेकिन अगर परचेज क्रेडिट में नजर आएगी तो फिर ये आपकी इनकम बन जाएगी जी। ठीक हो गया जी। तो परचेजेस को हम ऐड कर देते हैं जी। जब इनकम होगी तो वो ऐड बन जाएगी। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस अगर डेबिट है तो वो ऐड होगा, एक्सपेंस अगर क्रेडिट में है तो वो आपका इनकम बन जाएगी, फिर वो आपके लिए ऐड कर देंगे, उसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। राइट जी। तो इसी तरह इनकम अगर क्रेडिट में है तो इनकम है, वही अगर डेबिट में है तो फिर वो एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये उल्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ जाने। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट एंट्री में लॉस है जी। ये बिल्कुल हमारा जी नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसका भी इनकम स्टेटमेंट से लेना देना है। तो इसको जी मैं लिख देता हूँ 1100 रुपया, लेकिन चूंकि माइनस होना चाहिए मैं इसे माइनस कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाए जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। स्टोर इक्विपमेंट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ये एसेट है और ये हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स है दो। नेक्स्ट में आ जाए, रिसीवेबल का भी कोई लेना देना नहीं और बैंक का भी कोई लेना देना नहीं। ये भी एसेट है और ये भी एसेट, इन दोनों का भी यहाँ लेना देना कोई नहीं। नेक्स्ट एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है। परचेज वंस अगेन देखें जी, 15,200 रुपए से हमारी आ गई जी। चूंकि क्रेडिट हो रही है, वैसे परचेज एक्सपेंस है लेकिन चूंकि क्रेडिट हो रही है इसलिए ये ऐड हो जाएंगी जी। नेक्स्ट आ जाए जी, डेप्रिसिएशन। हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन जो है इसे हम 1520 रुपए से, ये अलबत्ता हमारे माइनस होनी चाहिए डेप्रिसिएशन, चूंकि एक्सपेंस है और हो भी डेबिट ही रहा है, इसलिए हम इसे डेबिट शो कर देंगे जी, इस नाम से जी, डेप्रिसिएशन के नाम से। नेक्स्ट है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये नहीं जी, ये बैलेंस शीट की आइटम है। सस्पेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट्स पेबल का भी कोई लेना देना नहीं है जी प्रॉफिट से। इसी तरह इसका भी कोई नहीं। परचेज रिटर्न का अलबत्ता लेना देना है, तो परचेज रिटर्न जो है 650 की, ये आपकी इनकम बन जाएगी। ये ले जी, परचेज रिटर्न को मैंने इनकम लिख दिया क्योंकि क्रेडिट हो रही है। परचेज रिटर्न क्रेडिट, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में है, इनकम या एक्सपेंस, बेशक इनकम है बेशक एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट में ऐड हो, ये सादा याद रख। और अगर कोई भी डेबिट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट, बेशक इनकम बेशक एक्सपेंस, वो माइनस होगा। अच्छा जी, हे वकम जी, सस्पेंस है, फर्नीचर है वंस अगेन। ऑफिस फर्नीचर जो है ये एसेट है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ये अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल ये दोनों भी, ये लायबिलिटी है, ये एसेट। तो जो चीजें चाहिए थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं इसका
जो कैलकुलेट करना चाहूँ प्रॉफिट, तो वो कितना बनेगा जी, जो 9731110, 9731110, ये जो करेक्टेड प्रॉफिट है आफ्टर रेक्टिफिकेशन। राइट, देख ली पूछ, राइट। तो करेक्टेड प्रॉफिट मैंने आपके लिए करेक्ट कर दिया जी इसको, राइट जी। आई होप इसमें कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर कोई हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 0300 8434 941। ठीक हो गई। हाँ, यहाँ पर एक मुझे लगता है, हाँ एक प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ हमारे पास। यहाँ पर हमने ये जो, आपने याद होगा, इसकी जो फर्नीचर वाली एंट्री थी, इसमें भी उसने डिप्रिसिएशन दी हुई थी। ये 7th में, ये देखे ना, 10% डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी थी। आपने एसेट 4500 रुपए से ज्यादा लिख दिया था, तो इसका मतलब है डिप्रिसिएशन भी 4500 रुपए के ऊपर, ये वाली जो है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज हो गई होगी। तो इसकी एंट्री भी ठीक करनी चाहिए थी। चलो मैं ये नीचे कर देता हूँ एंट्री यहाँ पर, ठीक। अब चूंकि 4500 रुपया आपने फर्नीचर ज्यादा लिखा हुआ था ना, इसमें आपने लिखना था फर्नीचर का बैलेंस 18,300, आपने लिख दिया 13,800, सॉरी लिखना था 13,800, लिख दिया 18,300। तो हमने जितने से ज्यादा लिखा था, फर्नीचर तो कम कर दिया उतने से, तो जाहिर है इसकी डिप्रिसिएशन भी तो ज्यादा चार्ज हो गई होगी। तो अगर ज्यादा एसेट लिख दिया हो, तो फिर हम उसकी एंट्री भी, डिप्रिसिएशन की भी एंट्री रिवर्स की डाला करें। तो वो एंट्री भी 450 रुपए, 450 रुपए चार्ज करनी चाहिए, ये नोट कर लें। जब एसेट कम लिखा होगा तो डिप्रिसिएशन भी आपने बढ़ानी है उतने से, जाहिर है नहीं चार्ज हुई डिप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। और अगर एसेट ज्यादा लिखा था तो पहले एसेट को कम करें, साथ ही डिप्रिसिएशन भी उतने से कम करें। तो 450 रुपए की डिप्रिसिएशन जो है, ये भी तो हमारी यहाँ पर आनी चाहिए ना जी। 450 की डिप्रिसिएशन, वो भी हम कम कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये डिप्रिसिएशन यही वाली इधर लिख लेते हैं, सॉरी जी, नहीं तो हम ऐसे लिख देते हैं। लो जी, तो अब देखते हैं जी, 972660, 972660, राइट, आई होप जी, राइट जी। तो ये अरे ओ हो, बल्कि यार ये रिवर्स हुई है ना, ऐड हो जाएगी डेप्रिसिएशन, चूंकि ये देखें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं हुआ बल्कि डिप्रिसिएशन रिवर्स हुई है, तो ये चूंकि क्रेडिट में चली गई थी, इसलिए ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, 973560, मेरा ख्याल है काफी दफा हमने इसको अब गलत कर दिया। लेकिन 97, क्या था भैया, 973560, 973560, अब ठीक हो गया जी, राइट। ये लीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप इसकी आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई मसला हो तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माय नंबर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।